हेलो एवरीवन। चलो कुछ और आगे बात करते हैं सेक्शन 77 की। अच्छा, पिछली क्लास में हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा था, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। उसी से रिलेटिंग ये कुछ पॉइंट्स हैं, जरा देखना। सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन, इफ अ चार्ज इज रजिस्टर्ड आफ्टर इनिशियल पीरियड ऑफ 30 डेज, मतलब इनिशियल पीरियड आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कितना दिया जाता है, 30 डेज का। अगर आपने उस 30 डेज में चार्ज को रजिस्टर नहीं किया, बल्कि सब्सीक्वेंट फर्दर जो पीरियड दिया जाता है उसमें आपने चार्ज को रजिस्टर करा, तो ध्यान रखना इसकी वजह से जो लेंडर होता है ना, यानी जो चार्ज होल्डर होता है, सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो जो बैंक होता है, उसके राइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब बैंक राइट्स वही एक्सरसाइज करेगा जो वो एक्सरसाइज करता अगर वो चार्ज 30 डेज के अंदर अंदर क्या हो गया होता, रजिस्टर। पॉइंट बताओ, क्लियर हुआ? तो याद रखना, राइट 30 डेज के अंदर रजिस्टर हो। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं चार्ज विद इन 30 डेज रजिस्टर हो या इन फर्दर पीरियड रजिस्टर हो, उससे लेंडर के राइट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेंडर के राइट क्या रहता है, अनअफेक्टेड रहता है। ठीक है, चलो। अच्छा, इंपॉर्टेंट एक टॉपिक कर रहा हूं आपसे डिस्कस, ध्यान से मेरी बात सुननी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ चार्ज। मेरी बात ध्यान से सुननी है, एग्जाम्पल से आपको बताता हूं। देखो, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ चार्ज, ध्यान से बस। पता केस क्या है, जरा सुनना। केस क्या है, ये कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, और ये बैंक है। अब हुआ क्या, ए लिमिटेड ने बैंक के पास सिक्योरिटी रखी, गिरवी रखी, यानी हम इसे क्या बोलेंगे, ए लिमिटेड ने चार्ज क्रिएट कर दिया और इस चार्ज के बेसिस पे बैंक ने ए लिमिटेड को क्या दे दिया, लोन दे दिया। ठीक है, लेकिन आपको अच्छी तरह पता है चार्ज क्रिएट करना काफी नहीं होता है। कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी है, उसे आरओसी के पास इस चार्ज को क्या करवाना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है ना। 30 डेज के अंदर अंदर उसे क्या कराना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है। अब सुनना, हुआ क्या, कंपनी ने चार्ज तो क्रिएट कर दिया, लेकिन उस चार्ज को आरओसी के पास रजिस्टर नहीं करवाया। तो मैं अब आपसे जानना चाहता हूं, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के, चार्ज रजिस्टर ना करवाने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है, हमें क्या डिस्कस करना है, चार्ज रजिस्टर ना करवाने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे। ध्यान से सुनना, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है। पता है कॉन्सिक्वेंसेस, पहला कॉन्सिक्वेंस क्या है, कंपनी ने ये जो चार्ज क्रिएट किया था ना, इसे मान लिया जाएगा वॉइड, नल एंड वॉइड, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। मतलब कंपनीज एक्ट ने एक बात साफ क्लियर कर दी है, चार्ज क्रिएट करने से कुछ नहीं होता जब तक आप उस चार्ज को क्या ना करवा लो, रजिस्टर। तो अगर आपने चार्ज क्रिएट किया लेकिन रजिस्टर नहीं करवाया, तो उस चार्ज को नल एंड वॉइड माना जाएगा। और पता है, सुनना ध्यान से, इसकी वजह से होगा क्या, इस चार्ज को क्या मान लिया गया, नल एंड वॉइड। इसकी वजह से ना ये जो लोन है, ये सिक्योर्ड लोन की जगह ये क्या क्लासिफाई होगा, अनसिक्योर्ड लोन। ये अब सिक्योर्ड लोन नहीं रहा, इंस्टेड ये क्या हो गया, अनसिक्योर्ड लोन। और मैं बताऊं,
जब सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन बनता है ना, तो सबसे बड़ा नुकसान उसमें पता है किसको है? बैंक को। क्यों? मैं बताता हूं। इमेजिन करो, अगर कल को ए लिमिटेड का क्या होता है? लिक्विडेशन। तो लिक्विडेशन के टाइम पे क्या किया जाएगा? सारे असेट्स को बेचा जाएगा। असेट्स को बेच के जो पैसा आएगा उससे लायबिलिटीज की क्या करी जाएगी? पेमेंट। लायबिलिटीज की अगर बात करूं तो लायबिलिटीज सिक्योर्ड भी होती हैं और लायबिलिटीज अनसिक्योर्ड भी होती हैं। तो एक बात याद रख लेना, सिक्योर्ड लायबिलिटीज का नंबर पहले आता है एज कंपेयर टू अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज। तो याद रखना, असेट्स को बेच के जो पैसा आया है ना, उससे पहले पेमेंट सिक्योर्ड लायबिलिटीज की होगी और फिर पेमेंट होगी अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज की। तो जो लोन कायदे में एक सिक्योर्ड लोन होना चाहिए था, वो नॉन रजिस्ट्रेशन की वजह से क्या क्लासिफाई हो जाएगा? एज अ अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया पहला कॉन्सिक्वेंस। अब सुनना दूसरा क्या है। पता दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या है इसका? याद रखना, नॉन रजिस्ट्रेशन से ना कंपनी की लायबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता। कंपनी की लायबिलिटी सेम रहेगी। सेम मतलब भाई कंपनी को तो बैंक का पैसा देना ही है ना। अब चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे वो अनसिक्योर्ड हो, तो कंपनी इज लायबल टू पे लोन अमाउंट टू बैंक। तो कंपनी की लायबिलिटी पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कंपनी के ऊपर ना कॉन्ट्रावेंशन की पनिशमेंट लगती है अंडर सेक्शन 86। क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ये देखो पनिशमेंट अंडर सेक्शन 86। कंपनी के ऊपर फाइन लगेगा, मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 10 लाख तक जा सकता है। जो ऑफिसर है जिसकी वजह से डिफॉल्ट हुआ है, इंप्रिजनमेंट 6 महीने की, फाइन मिनिमम 25,000 मैक्सिमम 1 लाख तक जा सकता है, या फिर दोनों। और अगर विलफुल डिफॉल्ट है, मैंने पहले भी बताया था, विलफुल मतलब जानबूझ के आपने डिफॉल्ट कमिट किया है, तो दैट अमाउंट्स टू फ्रॉड। और सेक्शन 447 में क्या होंगे आप? लायबल। इनफैक्ट ना हमारा सेक्शन 86 यहीं पर कंप्लीट हो गया। सुनो, सेक्शन 86 शैल बी एप्लीकेबल ऑन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजंस अंडर दिस चैप्टर। तो याद रखना, अगर आपने इस चैप्टर के किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन कराना तो सेक्शन 86 के तहत आपको लायबल माना जाएगा। कंपनी के ऊपर मिनिमम 1 लाख का फाइन, मैक्सिमम 10 लाख का। ऑफिसर के ऊपर फाइन लगेगा, मिनिमम 25,000 मैक्सिमम 1 लाख, इंप्रिजनमेंट 6 महीने तक, या फिर दोनों। और अगर विलफुल डिफॉल्ट है तो पनिशमेंट अंडर सेक्शन 447। इंपॉर्टेंट केस है, आ सकता है क्वेश्चन इस पे। अच्छा, अब आते हैं एक अगला सेक्शन हमारे पास, सेक्शन 78। ध्यान से मेरी बात समझनी है। सेक्शन 78 क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय चार्ज होल्डर। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय चार्ज होल्डर, सेक्शन 78। मैंने ना थोड़ा सा आपको ये दिया है, जरा समझ के देखना, सिंपल है। देखो, अच्छा ये ना कंपनी है, पॉइंट वाइज देखना, पॉइंट वाइज। कंपनी ने बैंक के पास सिक्योरिटी रखी, ठीक है। बैंक ने सिक्योरिटी के बेसिस पे कंपनी को लोन दे दिया, ठीक है। अब सेक्शन 77 कहता था कि कंपनी आरओसी को इस चार्ज की इंटीमेशन देगी, जानकारी देगी 30 दिनों के अंदर अंदर, प्लस जो भी प्रिस्क्राइब्ड फीस है वो पे करेगी। हुआ क्या? कंपनी ने आरओसी को ये इंटीमेशन नहीं दिया। कंपनी ने आरओसी को ये इंटीमेशन नहीं दिया। अब ना एक बात मेरे को बताओ, कंपनी आरओसी को अगर इंटीमेशन नहीं देती है तो दैट विल अमाउंट टू नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। मतलब कंपनी ने चार्ज रजिस्टर नहीं करवाया। चार्ज रजिस्टर नहीं करवाया, इसके कॉन्सिक्वेंसेस अभी करें। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? जो चार्ज क्रिएट किया था उसे नल एंड वॉइड माना जाएगा। उसकी वजह से बैंक सिक्योर्ड क्रेडिटर से कंपनी का अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बन जाएगा, और लिक्विडेशन के टाइम पे सिक्योर्ड क्रेडिटर को प्रेफरेंस मिलेगी ओवर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो बात समझ के चलो,
कंपनी के नॉन रजिस्ट्रेशन की वजह से कंपनी को तो सेक्शन 86 में पनिशमेंट झेलनी पड़ेगी। बैंक को भी तो नुकसान है। क्या नुकसान होना चाहिए? उसे सिक्योर्ड क्रेडिटर, और बन के क्या रह गया? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो ऐसे केस में ना सेक्शन 78 क्या कहता है? बहुत सिंपल है, सुनना। सेक्शन 78 कहता है अगर कंपनी ने 30 दिनों के अंदर अंदर चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया आरओसी के पास, तो बैंक आरओसी के पास चार्ज को रजिस्टर करवा सकता है। अब एक बार बताओ, बैंक को कैसे पता चलेगा कंपनी ने आरओसी के पास चार्ज को रजिस्टर करवाया है या नहीं? पहली क्लास याद करो, मैंने क्या कहा था? कंपनी जब आरओसी के पास चार्ज को रजिस्टर करवाएगी तो कंपनी जो आरओसी है वो क्या करेगा? इस डिटेल्स को अपलोड करेगा कहां पर? अपनी वेबसाइट पे www.mca.gov.in, और mca.gov.in में एक कॉलम होगा इंडेक्स ऑफ रजिस्टर्स। तो बैंक सुनो, बैंक mca.gov.in की वेबसाइट पे जाएगी और इंडेक्स ऑफ रजिस्टर्स देखेगी। ये इंडेक्स देख के बैंक को पता चल जाएगा कि कंपनी ने चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया है, और जब तक चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया जाएगा कंपनी विल बी ट्रीटेड एज एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इंस्टेड ऑफ अ सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो अब बताओ, बैंक को पता चल गया कि भैया कंपनी ने तो चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया, तो अब बैंक सेक्शन 78 बैंक को यह अथॉरिटी देता है कि तुम कंपनी के बिहाफ पे चार्ज को रजिस्टर करवा सकते हो। तो देखो, फोर्थ स्टेप, इंटीमेशन अबाउट क्रिएशन ऑफ चार्ज। तो बैंक आरओसी के पास जाके उसे चार्ज को रजिस्टर करने का एप्लीकेशन फाइल कर देगा। फॉर्म वही होगा CHG1, और क्या जाएगी? फीस। अब याद रखना यहां पर प्रिस्क्राइब्ड फीस जो थी वो तो जाएगी प्लस क्योंकि आप 30 दिनों के बाद CHG1 जमा कर रहे हो तो एडिशनल फीस, पेनल्टी भी तो जाएगी। तो दो फीस जाएंगी, प्रिस्क्राइब्ड फीस भी जाएगी और एडिशनल फीस भी जाएगी। हाँ, मुझे बताओ, कायदे में देखा जाए तो ये फीस, ये जो CHG1 है, ये कायदे में लायबिलिटी किसकी थी जमा करनी? कंपनी की। तो ये फीस किसकी लायबिलिटी थी? कायदे में कंपनी की। तो पैसे जमा करने चाहिए थे कंपनी को, जमा कर किसने दिए? बैंक ने। तो सेक्शन 78 कहता है चार्ज होल्डर कैन क्लेम रीइंबर्समेंट ऑफ सच फीस फ्रॉम कंपनी। तो बैंक चाहे तो इस फीस का रीइंबर्समेंट कंपनी से क्लेम कर सकता है। ठीक है, अब सुनो, अब बैंक ने CHG1 आरओसी के पास फाइल कर दिया अलोंग विद प्रिस्क्राइब्ड फीस। ठीक है, अब आरओसी ना सीधे चार्ज को रजिस्टर नहीं करेगी। ठीक है, आरओसी क्या करेगी? पहले कंपनी को, ये देखो 5th पॉइंट, पहले कंपनी को क्या देगी? एक नोटिस। उसे बताएगी कि भैया तुमने चार्ज को रजिस्टर नहीं किया था 30 दिनों के अंदर अंदर, तो बैंक ने हमें एप्लीकेशन दी है इस चार्ज को रजिस्टर करने के लिए, तुम बताओ क्या चार्ज को हम रजिस्टर कर दें? अगर कंपनी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देती है, मतलब अगर कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो 14 दिनों के अंदर अंदर आरओसी उस चार्ज को क्या कर देगा? रजिस्टर। कितने दिनों के अंदर अंदर? 14 डेज के अंदर अंदर उस चार्ज को क्या कर देगा? रजिस्टर कर देगा। ठीक है, ये आपका सेक्शन 78। चलो, अच्छा, अब जरा आओ सेक्शन 79 क्या कहता है? सिंपल सा है, देखना। सेक्शन 79 देखो, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 77। सेक्शन 77 शैल ऑल्सो अप्लाई इन फॉलोइंग 2 केसेस। मतलब इन दोनों केसेस में भी कौन सा सेक्शन अप्लाई करेगा? सेक्शन 77 ही अप्लाई करेगा। और यह बात लिखी कहां पर है? सेक्शन 79 में। कौन से वो 2 केसेस हैं? ध्यान से सुनना, सिंपल है। कंपनी एक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी
सब्जेक्ट टू चार्ज, पहले पढ़ते फिर समझाता हूं। इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी टू गेट चार्ज रजिस्टर्ड इन इट्स ओन नेम। ओल्ड चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा, न्यू चार्ज रजिस्टर हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो मेरी बात बस ध्यान से सुनिए। ये देखो एग्जांपल, ए लिमिटेड, ठीक ना, ए लिमिटेड और बैंक। अच्छा, ए लिमिटेड ने ना बैंक के पास एक सिक्योरिटी रखवाई, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए लिमिटेड ने बैंक के फेवर में एक चार्ज क्रिएट कर दिया। बैंक ने ए लिमिटेड को इस सिक्योरिटी के बेसिस पे क्या दे दिया, लोन दे दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, ए लिमिटेड ने आरओसी के पास इस चार्ज को बताओ क्या करवा लिया, रजिस्टर करवा लिया। तो ए लिमिटेड ने आरओसी के पास जाके इस चार्ज को क्या करवा लिया, रजिस्टर। चलो बात खत्म। तो आरओसी की किताबों में किसका नाम चढ़ गया, ए लिमिटेड का नाम चढ़ गया। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। अब पता है, ए लिमिटेड ने बैंक के पास ये जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवाई थी ना, ए लिमिटेड ने क्या करा, बी लिमिटेड को ये प्रॉपर्टी बेच दी। कौन सी वाली प्रॉपर्टी, जो बैंक के पास रखवाई थी एज सिक्योरिटी। अब आप कहोगे सर जो ए लिमिटेड है वो ये सिक्योरिटी बेच तो सकती नहीं, बिल्कुल नहीं बेच सकती। लेकिन 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 ए लिमिटेड ने प्रॉपर्टी बेचने से पहले किसकी परमिशन ली, बैंक की परमिशन ली। ए लिमिटेड ने बैंक से पूछा कि भैया जो प्रॉपर्टी हमने तुम्हारे पास मॉर्गेज करी थी, हम वो प्रॉपर्टी किसको बेच रहे हैं, बी लिमिटेड को बेच रहे हैं। इससे पता है होता क्या है, इससे बस पता है होता क्या है कि ना जो कॉन्ट्रैक्ट पहले ए लिमिटेड और बैंक के बीच में था, वही कॉन्ट्रैक्ट अब बैंक और बी लिमिटेड के बीच में आ जाएगा। अगर आपको याद हो तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नोवेशन का केस है। नोवेशन में क्या होता था, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज सब्सटीट्यूटेड फॉर अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट ए लिमिटेड और बैंक के बीच में था, अब एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन गया बी लिमिटेड और बैंक के बीच में। तो अब होगा क्या, ए लिमिटेड लोन का पैसा बैंक को रीपे नहीं करेगा, इंस्टेड बी लिमिटेड लोन का पैसा रीपे करेगा बैंक को। बात समझ आई। अब पता है होगा क्या, सुनना ध्यान से। अब होगा क्या, अब मुझे बताओ आरओसी की बुक्स में ये प्रॉपर्टी किसके नाम से, ये चार्ज किसके नाम से रजिस्टर्ड था, ए लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड था। जबकि अब बताओ ये चार्ज किसके नाम से रजिस्टर होना चाहिए, बी लिमिटेड के नाम से ये चार्ज क्या होना चाहिए, रजिस्टर। तो सेक्शन 79 कहता है कि जिस कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया था, अगर वो कंपनी उस प्रॉपर्टी को किसी दूसरी कंपनी को बेचती है ना, जो दूसरी कंपनी है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो आरओसी के पास जाके अपने नाम पे इस चार्ज को क्या करे, रजिस्टर करे। ठीक है, तो इससे होगा क्या, ओल्ड चार्ज जो ए लिमिटेड का था वो खत्म हो जाएगा और न्यू चार्ज बी लिमिटेड के नाम से क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये किसकी ड्यूटी बनती है, ये परचेजिंग कंपनी की ड्यूटी बनती है, जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है वो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो आरओसी के पास जाके अपने नाम से इस चार्ज को क्या करवाए, रजिस्टर। तो अपने नाम से जब वो इस चार्ज को रजिस्टर करवाएगी तो बुक्स में ए लिमिटेड का नाम कट जाएगा और बी लिमिटेड का नाम एंटर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। और याद रखना जो मैं इसमें बताना चाह रहा था, सुनो, मैंने क्या कहा, बी लिमिटेड की ये ड्यूटी बनती है कि वो आरओसी के पास जाके चार्ज को क्या करवाए, रजिस्टर। चार्ज को रजिस्टर करवाने के लिए सेक्शन 77 ही फॉलो होगा, ये बात याद रखना। ठीक है, मतलब सेक्शन 77 के जितने भी प्रोविजंस पड़े हैं ना वो सब अप्लाई होंगे।
CHG 1 पर देना पड़ेगा, फॉर्म CHG 1 देना पड़ेगा, प्रिस्क्राइब फीस देनी पड़ेगी, 30 दिनों के अंदर अंदर देना पड़ेगा। मतलब सेक्शन 77 के सारे प्रोविजन अप्लाई करेंगे बी लिमिटेड के ऊपर। चलो सेकंड क्या है, वैसे आपको बता चुका हूं थोड़ा सा, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। उसने कहा एनी मॉडिफिकेशन इन चार्ज इज टू बी रजिस्टर्ड बाय कंपनी। मॉडिफिकेशन मीन्स वेरिएशन इन वन और मोर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 79 कहता है अगर आपके चार्ज के टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई चेंज आता है तो वो चेंज भी, वेरिएशन आता है, चेंज आता है, तो उस चेंज को भी आपको आरओसी के पास रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और रजिस्टर करवाने के लिए सेक्शन 77 ही फॉलो होगा। याद है मैंने एक बात आपको मॉडिफिकेशन का एक एग्जांपल भी दिया था, एक और बताऊंगा, अभी फिलहाल सुनना मेरी बात। याद करो कौन सा एग्जांपल दिया था। मैं ए लिमिटेड हूं, मैं बैंक के पास लोन मांगने गया 50 लाख रुपए का, बदले में सिक्योरिटी रखवाई 1 करोड़ रुपए की। अब बताओ, मैंने आरओसी को इंटीमेशन दे दिया क्या कि भैया मैंने प्रॉपर्टी रखवाई है बैंक के पास 1 करोड़ की, उसके अगेंस्ट लोन लिया है 50 लाख रुपए का, रजिस्टर करवा दिया इस चार्ज को। अब फ्यूचर में मैं लोन बढ़ाना चाहता हूं, अपना 20 लाख रुपए का और लोन और चाहता हूं, मैं क्या ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। क्यों? प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, अभी तक लोन कितने का उठाया है? 50 का, 20 का और उठाना चाहता हूं, तो अभी भी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू लोन की अमाउंट से क्या है? ज्यादा। लेकिन अगर ये 20 लाख का लोन आप और लोगे तो इसका भी इंटीमेशन आपको देना पड़ेगा। किसको? आरओसी को। पक्का? दिस अमाउंट्स टू मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। मैं आपको ना इसका एक प्रॉपर एग्जांपल करा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। सुनो, ये आप मेरे साथ साथ ना लिखोगे एग्जांपल। देखो, एक कंपनी है ए लिमिटेड और बैंक। देखो, ए लिमिटेड ने बैंक के पास सिक्योरिटी रखवाई, इस सिक्योरिटी के अगेंस्ट बैंक ने ए लिमिटेड को क्या दिया? लोन दिया। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। अब पता है दोनों के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ ना, दोनों के बीच में जो लोन अग्रीमेंट हुआ है, उसमें पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिखा गया? उस अग्रीमेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा गया 1% मोर देन बैंक रेट। मतलब जो भी बैंक रेट होगा उससे 1% ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्ज करेगा ए लिमिटेड से। ठीक है, और बैंक रेट पता क्या होता है? बैंक रेट इज द रेट एज पर आरबीआई। ये रेट आरबीआई डिसाइड करता है। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो लोन अग्रीमेंट हुआ उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हुआ, जो आरबीआई डिसाइड करेगा उससे 1% ज्यादा। ठीक है, हमने इस बात का इंटीमेशन बताओ किसको दे दिया? आरओसी को दे दिया। अब क्या हुआ? सुनो, अब क्या हुआ? चलो, आरओसी को इंटीमेशन दे दिया, बात खत्म। कुछ टाइम के बाद यहां सुनना जरा, और आरबीआई के हिसाब से ना जो रेट प्रिस्क्राइब था वो 5% था। आरबीआई के हिसाब से जो रेट प्रिस्क्राइब था वो कितना था? 5%। ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा। मुझे बताओ, अग्रीमेंट कहता है कि ए लिमिटेड बैंक को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी? 1% मोर देन बैंक रेट। बैंक रेट है 5%, तो बताओ उसके हिसाब से 1% प्लस 5%, मतलब ए लिमिटेड बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% का देगी। जो भी आरबीआई का रेट होगा उससे 1% ज्यादा, है ना? इस बात का कम्युनिकेशन किसको दे दिया? आरओसी को। अब सुनो, ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ? कुछ टाइम के बाद आरबीआई का जो ये बैंक रेट था ना, इसमें चेंज आ गया, इंक्रीज आ गया। ये 5% बढ़ के हो गया 6.5%। यानी आरबीआई के हिसाब से अब बैंक रेट कितना हो गया? 6.5%। अब सुनना, अब मुझे बताओ, आरबीआई के बैंक रेट में चेंज आया तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बैंक को दोगे उसमें भी चेंज आएगा।
तो इसका मतलब ए लिमिटेड बताओ बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देगी, 6.5% प्लस 1% यानी 7.5%। तो मेरे को एक बार बताओ, पहले ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा, पहले बताओ चेंज आने से पहले ए लिमिटेड बैंक को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही थी, 6%। अब कितना दे रही है, 7.5%। सुनना, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर चेंज आता है तो क्या वो मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज माना जाएगा? ध्यान से सुना जो मैं बोलूंगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आता है तो उसे मॉडिफिकेशन माना जाता है, लेकिन इस केस में माना नहीं जाएगा। सोच के देखो क्यों? क्योंकि आप ये देखो, मॉडिफिकेशन का मतलब क्या था, वेरिएशन इन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और ये है कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन, ये नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन, ये नहीं है, ये है कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन। और मुझे बताओ इस टर्म एंड कंडीशन में क्या चेंज आया? भैया पहले भी बैंक रेट से 1% ज्यादा दे रहे थे, अब भी बैंक रेट से 1% ज्यादा दे रहे हैं, तो टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज कहां आया? भाई पहले भी बैंक रेट से 1% फालतू ही तो दे रहे थे आपको, अब भी बैंक रेट से 1% फालतू ही दे रहे हैं, तो टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज कहां आया? हां, अगर ऐसा होता कि 1% मोर देन बैंक रेट की जगह इसे हम चेंज करके कर देते 1.25% मोर देन बैंक रेट, तो आप कह सकते थे कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, देयर इज अ मॉडिफिकेशन। लेकिन पहले भी हम 1% दे रहे थे, अभी भी 1% मोर देन बैंक रेट दे रहे हैं, तो याद रखना कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज नहीं आ रहा है। और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज नहीं आ रहा है, इट डज नॉट अमाउंट टू मॉडिफिकेशन, और मॉडिफिकेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉडिफिकेशन की बात नहीं आती। पॉइंट बताओ, क्लियर हुआ सबको? तो आंसर लिखना इसमें आप लिखोगे चेंज इन बैंक रेट। याद रखना, मेरी बात सुनो, याद रखना, यहां पर चेंज किस में आया है? बैंक रेट में चेंज आया है, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंज नहीं आया है। मैं पहले भी 1% फालतू दे रहा था, अब भी 1% फालतू दे रहा हूं, तो यहां पर लिखना इफ देयर इज एनी चेंज इन बैंक रेट तो दैट चेंज शैल नॉट अमाउंट टू मॉडिफिकेशन, दैट चेंज shall not amount to modification, and therefore no need for registration, no need for registration। अब आ जाओ इस पे, देखो मैंने एग्जांपल दिया भी है नीचे, एग्जांपल चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट अदर देन बैंक रेट, यानी याद रखना, सपोज सुनो, लोन अग्रीमेंट कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% होगा, बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के हो गया 15%, तो अब बताओ कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो दिस विल अमाउंट टू मॉडिफिकेशन, और मॉडिफिकेशन है तो आपको मॉडिफिकेशन को रजिस्टर करवाना पड़ेगा आरओसी के पास, और मैंने आपको कहा था कि मॉडिफिकेशन के लिए वही फॉर्म होता है CHG1, ठीक है। हाउएवर अगर बैंक रेट में चेंज आता है तो दैट विल नॉट अमाउंट टू एनी मॉडिफिकेशन, और मॉडिफिकेशन नहीं है तो मॉडिफिकेशन के रजिस्ट्रेशन की बात नहीं आती है। चलो अब आता है हमारा सेक्शन 80, सिंपल सा है, क्या है मैं आपको समझाता हूं। डीम्ड नोटिस ऑफ चार्ज क्या है ये, सुनना ध्यान से। याद है आपने वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ा है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, उसमें क्या कहा गया था कि जो MOA हैं और जो AOA हैं वो दोनों पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, दे आर ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन। पब्लिक का कोई भी मेंबर छोटी सी फीस देके उन डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। आपने इंस्पेक्ट करा या नहीं, माना जाएगा कि आपको MOA और AOA की नॉलेज है। बिल्कुल सेम है डीम्ड नोटिस ऑफ चार्ज। मुझे एक बात बताओ, आप जब चार्ज को आरओसी के पास रजिस्टर करवाते हो, तो आरओसी क्या करता है, वो सारी डिटेल mca.gov.in पे अपलोड कर देता है,
और जो mca.gov.in है वो तो एक पब्लिक डोमेन है ना। पब्लिक का कोई भी मेंबर इंडेक्स ऑफ चार्जेस वाले कॉलम में जाके चार्ज के बारे में पढ़ सकता है। तो याद रखना, एक बार आपने चार्ज को रजिस्टर करवा लिया, माना जाएगा कि आपने पब्लिक को क्या दे दिया है, नोटिस। मतलब आपने पब्लिक को बता दिया है कि भैया हमने इस चार्ज को क्या करवा लिया है, रजिस्टर। क्योंकि एक बार आप चार्ज को रजिस्टर करवाते हो ना, तो आरओसी उसकी डिटेल्स mca.gov.in पे अपलोड करता है। mca.gov.in एक पब्लिक डोमेन है। पब्लिक का कोई भी मेंबर इंडेक्स ऑफ चार्जेस वाले कॉलम में जाके चार्ज को क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। तो याद रखना, इट इज द ड्यूटी ऑफ जनरल पब्लिक, ये पब्लिक की ड्यूटी है कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले mca.gov.in की साइट पे जाके इंडेक्स ऑफ चार्जेस वाले कॉलम में जाके डिटेल ऑफ चार्जेस को क्या कर ले, इंस्पेक्ट कर ले। आप इंस्पेक्ट करो या ना करो, माना जाएगा कि आपने इंस्पेक्ट कर लिया है और बाद में आप कंपनी को लायबल नहीं ठहरा सकते। ये आपका कौन सा सेक्शन था, सेक्शन 80। चलो आज के लिए बहुत है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।